Hello everyone, my name is Varun Sharma. Welcome to all. You are watching my channel Insight of Physics. Students, if you are new on my channel, then please subscribe it and also press the bell icon. I hope you are safe and healthy during this corona pandemic period. Students, now come to the topic of today's lecture, which is electrostatic. Lecture first, introduction. Students, I know you are waiting a lot of time for my new videos. So student, due to a certain reason, I am not uploading my videos on a regular basis, but probably I uploading my new videos very soon. So the content of today's lecture is, first is concept of charges, fundamental properties of charges, methods of charging and problems बेस्ड ऑन चार्जेस। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे चैनल को पूरे डेडिकेशन और इंटरेस्ट के साथ फॉलो करें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स, क्वेरीज या कोई डाउट डिस्कशंस करना है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्जेस। स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ चार्जेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चार्जेस जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया है और चार्जेस होते क्या है, चार्ज जो होता है सब्सटेंस पे वो किसके कारण आता है। तो इन सब चीजों के आंसर के लिए हम लोगों को अपने टॉपिक के एग्जिस्टेंस के बारे में जानना पड़ेगा कि चार्जेस का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स थेल्स ऑफ मैलेटस। ये कंसेप्ट थेल्स ऑफ मैलेटस ने दिया है। 600 बीसी का टाइम था जब उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। फिलोसोफर थे, मेनली फिजिक्स नहीं थे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। थेल्स ऑफ मैलेटस ने एम्बर लिया, एम्बर को जैसे ही वूल के ऊपर रब करा तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी स्टूडेंट्स, वो ये कि एम्बर चार्ज हो चुका था, इलेक्ट्रीफाइड हो चुका था। उन्हें कैसे पता चला? क्योंकि एम्बर जो होता है वो कुछ चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, उसमें एक अट्रैक्शन फोर्स फील करी, उन्होंने एक्सपीरियंस करी, जिसके बेसिस पे ऑब्जर्व करा कि एम्बर इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। और वहीं से एक वर्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, वो था इलेक्ट्रॉन। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन नहीं बोला जाता था, उसे इलेक्ट्रॉन बोलते थे। तो वो बेसिकली ग्रीक नेम था और एम्बर के लिए वो यूज किया जाता था। और वहीं से इलेक्ट्रिक चार्ज की ओरिजिन भी वहीं से मानी जाती है। बट इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने नहीं बताया है एम्बर के थ्रू, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस कंसेप्ट को यूज करा। उस टाइम तक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। उन्होंने डिस्कवरी होने से पहले ही एक नेम सजेस्ट कर दिया था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो डेवलप हुआ, बाद में पता चला जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उनके फ्लो के कारण एक इफेक्ट देखने को मिला, एक फिनोमिना देखने को मिला जिसे बोला गया इलेक्ट्रिसिटी। और ये चार्ज जब रेस्ट में होता है तब भी देखने को मिलता है और जब चार्ज मोशन में होता है तब भी हम ऑब्जर्व करते हैं फिनोमिना को। और इलेक्ट्रिसिटी को ही आगे चल के डिवाइड किया गया दो मेन ब्रांचेस में। उनमें से एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक और अनदर वन ब्रांच इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है जब हम चार्जेस को रेस्ट फॉर्म में स्टडी करते हैं, जब चार्जेस रेस्ट पोजीशन में होते हैं, उनसे रिलेटेड जब भी हम कोई फिनोमिना को स्टडी करते हैं तो वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में डिस्कस करते हैं। और मेनली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, जब हम चार्ज को मोशन में स्टडी करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिनास है उनको हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोला जाता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि ये जो कंसेप्ट है वो आगे चल के रुका नहीं, इसे आगे बढ़ाया गया विलियम गिलबर्ट के द्वारा। और उन्होंने 16th सेंचुरी की बात है, वो बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ के ही एक सेक्रेटरी थे और इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने ही इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया और उन्होंने ही पहली बार दो तरह की फोर्स को देखा जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स का ही टाइप बोला जाता है। एक इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव फोर्स देखी और एक इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स देखी जो चार्जेस के बीच में ऑब्जर्व हुई। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था उनको उन्होंने ऑब्जर्व करा एम्बर की हेल्प से। एम्बर एक सब्सटेंस होता है जो बेसिकली दिखने में
ब्राउनिश कलर का होता है, रेजिन टाइप का होता है, हार्ड होता है, क्रिस्टल तरह का होता है। जैसे ही उसे हम रब करते हैं किसी सुटेबल मटेरियल्स पे, चाहे वो हम सिल्क क्लॉथ पे करें चाहे वूल क्लॉथ पे, तो वो मेटेरियल जो होता है एम्बर, वो बाकी सब्सटेंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है स्टूडेंट। तो उसी से उन्होंने एक अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्जर्व करी। विलियम गिलबर्ट ने जो प्रोसीजर फॉलो करा, वो फॉलो करे हुए प्रोसीजर को आपको स्लाइड्स में शो कर रखा है। एक ग्राउंड क्रिस्टल है और एक न्यूट्रल क्रिस्टल है जिसे वूल का पीस लिया है। जैसे ही उसे हमने रब करा है तो जो ब्राउन क्रिस्टल है एम्बर का, वो पॉजिटिवली चार्ज शो कर रखा है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, और वूल में भी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। नाउ बोथ आर न्यूट्रल, अभी वो दोनों न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही हमने रब करा तो दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगी। इसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण चार्जेस का ट्रांसफरेंस हुआ दोनों के बीच में। एम्बर क्रिस्टल बिकम्स पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज एंड वूल पीस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। विलियम गिलबर्ट ने दो तरह के चार्जेस बताए थे, जिसे उन्होंने रेजिनस और विट्रस चार्ज बोला था। बट आफ्टर अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि 17th सेंचुरी में आए, उन्होंने दो तरह के टाइप्स ऑफ चार्जेस बताए। उनमें से एक को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज नेम दिया और एक को नेगेटिव चार्ज नेम दिया। स्टूडेंट्स, जो चार्जेस था ग्लास रोड पर, उसे उन्होंने पॉजिटिव चार्ज दिया, और जो चार्ज उन्होंने देखा एबोनाइट और एम्बर रोड पे, उसे उन्होंने नेगेटिव चार्ज बोला। और अभी मैं आपको एक पॉइंट पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, कि यहीं से उन्होंने पहली बार बताया कि चार्जेस से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, दो ही तरह के हो सकते हैं कि चार्जेस होते क्या है। तो मैं आपको बता दूं, चार्जेस एक एंटिटीज है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, मेटल की, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर्स के कारण आती है एटम टू एटम, जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफरेंस होता है। और यही वो चार्ज है जो जनरेट करता है दो एटम टू एटम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन, और दो एटम्स के बीच में बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करने के लिए जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, वही इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब एक न्यू क्वेश्चन अराइज हुआ यहीं से कि चार्जेस सब्सटेंसेस हो, ऑब्जेक्ट्स हो, या कोई भी सब्सटेंस जो आप लोगों के चारों ओर है, वो चार्जेस उन सब्सटेंसेस पे कैसे आएगा। अब यहीं से इसके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको अगेन एक छोटे से कंसेप्ट की ओर एम्फेसाइज कराना चाहूंगा। वो है डाल्टन की थ्योरी का पहले ही पोस्टुलेट। डाल्टन की फर्स्ट पोस्टुलेट में ये कहा गया है कि एवरी सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स एक नहीं होते, दो नहीं होते, हर एक सब्सटेंसेस n नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनता है। और एटम्स के अंदर तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है चार्जेस के लिए। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम की ओर, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को उतनी अवेलेबल, जितनी उसे एनर्जी चाहिए, जिस सेल में वो है उतनी एनर्जी अवेलेबल हो जाती है, तो वो बेसिकली उस शेल को लीव करके अनदर एटम्स की ओर मूव करने लगता है। तो इसका मतलब ये जो मूवमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉनों का, वो उस एटम से होगा जहां पर लो वर्क फंक्शन है, और उस एटम की ओर जहां हायर वर्क फंक्शन है। मीन्स जो सब्सटेंस लूज कर रहा है वो पॉजिटिवली इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा, और जो सब्सटेंस गेन कर रहा है वो नेगेटिवली इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। तो यहीं से दो तरह की बॉडीज और ऑब्जेक्ट सामने आए, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडीज। वर्क फंक्शन का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम्स में से, आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है किसी एटम को, वो वर्क फंक्शन होता है उस सब्सटेंस का। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफरेंस होगा वो उस सब्सटेंस जिसका लो वर्क फंक्शन है, उस सब्सटेंस की ओर जिसका हायर वर्क फंक्शन है। इसी ट्रांसफरेंस के कारण सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिफाइड होते हैं और चार्ज होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, दैट वन इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा स्टूडेंट, कभी आप लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम पे, वो कभी हाफ हुआ हो या 1.5 हुआ हो,
या 3.5 हुआ हो। कभी ऐसा नहीं होता ना फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो एक एटम से दूसरे एटम की हो। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हुए आप लोगों ने देखे होंगे वो फ्रैक्शन में कभी नहीं देखे होंगे, परफेक्ट नंबर में देखे होंगे। या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। यही बात इस प्रॉपर्टी में भी बताने की कोशिश की गई है कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे, टोटल का मतलब होता है कि पूरी जितने भी चार्ज पार्टिकल्स है उस बॉडी के अंदर, उस मैटर के अंदर, उन सब का एल्जेब्रिक सम अगर हम कर दे तो हमें टोटल चार्ज मिलता है। तो जो टोटल चार्ज होता है बॉडी पे वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, जिसे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसका मतलब बॉडी पे जो टोटल चार्ज है उसे अगर हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट है जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अगर उस पे चार्ज ई है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस सब्सटेंस के अंदर एन है, तो प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग क्यू इक्वल्स टू किसके बराबर हुआ, एन ई के, वेयर एन यहां पर पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिलेशन आपको ये सिग्निफाई कर रहा है कि हर एक सब्सटेंसेस के ऊपर कॉन्टिन्यूअस चार्ज नहीं होता है। अगर हम 2 स्केल पे देखें तो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है फिजिक्स में, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो चार्जेस आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं, वो डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। कोई भी सब्सटेंस एक सर्टेन पैकेट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर, उन्हीं पैकेट ऑफ चार्ज को बेसिकली हम यहां पर क्वांटा ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो लोवेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है जो एग्जिस्ट करता है नेचर में। और क्वार्क मॉडल ऑफ एन एटम से पहले ये माना जाता था कि जो नेचर में जो सबसे लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू है चार्ज की जो एग्जिस्ट करती है वो है ई, दैट इज चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जब हम किसी एक बॉडी को रब करेंगे दूसरी बॉडी पर तो हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर्ड होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टूडेंट्स जो चार्जेस होते हैं वो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंटली तो वो आपको कॉन्टिन्यूअस एक्सपीरियंस्ड होंगे। इसका मतलब देखने में आपको ऐसा लगेगा कि चार्जेस कॉन्टिन्यूअस है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है इस प्रॉपर्टी की। इसकी जो मेन सिग्निफिकेंस है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। अब एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, इसको वेरीफाइड भी किया गया है एक्सपेरिमेंटली फेराडे के थ्रू। फेराडे ने जब एक एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान तो उस प्रोसेस से ये प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हुई और उन्होंने ही इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली सजेस्ट किया था। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को। मान लेते हैं एक फुटबॉल प्लेयर है, उस एक फुटबॉल प्लेयर के सामने 3 या 4 फुटबॉल प्लेयर स्टैंड पोजीशन में, तो उसके पास एक फुटबॉल है, तो वो फुटबॉल वो बाकी प्लेयर्स को ट्रांसफर करता है। तो कभी ऐसा तो नहीं देखा होगा आप लोगों ने कि वो हाफ फुटबॉल ट्रांसफर कर रहा है, आधी फुटबॉल तो ट्रांसफर नहीं होती ना, पूरी ट्रांसफर होगी फुटबॉल या बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये मैं इस प्रॉपर्टी में भी आपको समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट कि चार्जेस भी कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, ऐसे नहीं कि फ्रैक्शन फॉर्म में। तो या तो एक फुटबॉल ट्रांसफर होगी या 2 फुटबॉल्स ट्रांसफर होगी या मोर देन 2 फुटबॉल्स ट्रांसफर होगी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर भी एक से ज्यादा हो सकता है बट इंटीग्रल फॉर्म। इसीलिए यहां से पहली बार पता चला कि चार्ज जो कि हम इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलते हैं सब्सटेंस की, वो क्वांटाइज्ड नेचर को शो करता है। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि वो डिस्क्रीट फॉर्म में कंटेन करेगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। नाउ स्टूडेंट्स न्यू प्रॉपर्टी की ओर मूव कर जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें एक पॉइंट आप ऑब्जर्व करा होगा आप लोगों ने कि मास जो होता है वो ना ही तो हम क्रिएट कर सकते ना ही हम डिस्ट्रॉयड कर सकते। इसी तरीके से अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जहां पर नेट इफेक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स का 0 हो। इसका मतलब चार्ज के ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स का इफेक्ट है वो 0 है। तो अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो जो नेट चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहेगा और इसका मतलब चार्ज को आप ना ही तो क्रिएट कर पाओगे ना ही डिस्ट्रॉय कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है। टोटल चार्ज बिफोर रबिंग जितना था, आफ्टर रबिंग भी टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। इसका मतलब ना तो चार्ज सिस्टम में क्रिएट हुआ है अपने आप, ना ही वो सिस्टम में डिस्ट्रॉयड हुआ है, वो सिस्टम टू सिस्टम ट्रांसफर्ड हुआ है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जा सकता है, वो बॉडी जिनको आप रब कर रहे हो। इसी के बेसिस पे आप देख सकते हो ये लॉ फंडामेंटल लॉज में से एक है। जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा होगा 11th क्लास में, उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी एक फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का, और ये यूनिवर्सल लॉ भी बोला जाता है। आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाए, ये अनवैलिड नहीं होगा। एक पॉइंट और नोटिस कीजिएगा, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो आइसोलेटेड सिस्टम पे होता है उस पर टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ता है। टाइम जितना 1 घंटे पहले था टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम पे, उतना ही टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम पे 1 घंटे बाद होगा, चाहे आप 2 घंटे बाद देख लें, चाहे आप आफ्टर एन टाइम पीरियड बाद देख लें। तो चार्ज टाइम पे डिपेंड नहीं करता है नेट चार्ज। इसी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स। हमने एक बहुत ही मेन प्रोसेस यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिनका नेम है पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन। ये दोनों प्रोसेस होते क्या है तो मैं आपको बता दूं। इन प्रोसेस को पढ़ने से पहले हमें एक सब्सटेंस लेना होगा। उस सब्सटेंस के एक एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके साथ ये फिनोमिना हम ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ही गामा रे फोटोन न्यूक्लियस के फील्ड में आता है तो वो एनिहिलेट होता है। एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड होना। गामा रे फोटोन डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और न्यू पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इसी तरीके से इसी का एक रिवर्स प्रोसेस है। अगर मैं प्रोसेस को रिवर्स कर दूं तो ये फिर पेयर प्रोडक्शन नहीं बोला जाएगा, पेयर एनिलेशन बोला जाता है। मींस अगर जो दो पार्टिकल्स जनरेट हुए हैं, कौन से जनरेट हुए थे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, उन दोनों पार्टिकल को एक दूसरे के क्लोज लाया जाए। जैसे ही वो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज पॉजिट्रॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन के कारण 2 फोटोन जनरेट होते हैं, जिनकी एनर्जी 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस प्रोसेस को हम एनिहिलेशन ऑफ मैटर बोलते हैं, जो बिल्कुल अगर आप रिएक्शन के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बिल्कुल रिवर्स दिखाई देगा पेयर प्रोडक्शन का। और ये दोनों ही प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि पेयर प्रोडक्शन में गामा रे फोटोन पे कोई चार्ज नहीं है, तो रिएक्शन से पहले गामा रे फोटोन पे टोटल नेट चार्ज कितना है, 0 है। और अगर रिएक्शन के बाद देखें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और पॉजिट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही चार्ज होता है, लेकिन प्लस में होता है तो +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जैसे ही हम नेट चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर रिएक्शन भी टोटल चार्ज 0 है। इसका मतलब टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन और टोटल चार्ज आफ्टर रिएक्शन दोनों इक्वल है, और यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को प्रूव कर रहा है। तो इसीलिए ऐसा ही आप लोग पेयर ऑफ एनिहिलेशन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन इक्वलेंट टू द टोटल चार्ज ऑफ आफ्टर रिएक्शन। एक पॉइंट और नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट्स, फोटोन जो होता है उसका जो रेस्ट मास 0 होता है, चार्ज 0 होता है, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो मूविंग फॉर्म में आता है तो उसका मास नॉन जीरो हो जाता है। इसका मतलब मूविंग फॉर्म में भी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जब फोटोन मोशन में होता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन मास होता है उस टाइम पे। जो नेट चार्ज होगा सिस्टम पे वो कंजर्व्ड रहेगा सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है जिसमें एक अनएसिलेटेड बॉडी आपको एक्सपीरियंस्ड हो, अनएसिलेटेड। सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो नेट चार्ज होता है सिस्टम का वो कंजर्व रहता है। इस पॉइंट को नोटिस कीजिएगा और इसे नोट मार्क में याद रखिएगा। एक पॉइंट और मैं बता दूं, यहां पर आपको एक एग्जांपल शो किया गया है जिसमें बिफोर रबिंग अगर आप देखें तो टोटल चार्ज जो था एक रोड पे वो Q = +4 ही है, और स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है वो 0 है। लेकिन जैसे ही रबिंग किया, रबिंग करने के बाद जो रोड पे से जो +2 का चार्ज है वो ट्रांसफर हो गया स्फीयर में, तो जो टोटल चार्ज हो गया रोड पे वो Q = +2 ही हो गया, और जो बेसिकली स्फीयर है उस पर जो टोटल चार्ज आ गया वो +2 ही आ गया। और इसी के बराबर में आपको एक और फिगर आपको दिखाई दे रही होगी, उसमें पेयर प्रोडक्शन शो किया गया है डायग्रामेटिकली तौर पर। तो इसी को आप लोग समझ सकते हैं। डायग्रामेटिकली तौर पर न्यूक्लियस आपको दिखा रखे हो कैसे फोटोन डाला गया, और अगेन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन
क्रिएट होते हुए दिखाई गए, बट दो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों नहीं जाते। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज यही कहना चाह रही है कि जो टोटल चार्ज होता है बॉडी पर, सिस्टम पर, आइसोलेटेड सिस्टम पर, वो एल्जेब्रिक सम होता है। जितने भी चार्जेस उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है उन सब का अगर हम एल्जेब्रिकली ऐड कर दे तो वो टोटल चार्ज आपको देता है उस सिस्टम के ऊपर। और यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड करें, जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस उस सिस्टम में प्रेजेंट है, चाहे वो पॉजिटिव में है चाहे वो नेगेटिव चार्जेस है, उनको जब आप ऐड करें तो विद साइन ऐड करना है। तो आप विद साइन जब आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट होगा। तो यहां पर यही एडिटिव प्रॉपर्टी है कि जो टोटल चार्ज है वो वेक्टर सम फॉलो नहीं करता है, वो अलजेब्रिक सम फॉलो करता है। इसी से पहली बार पता चलता है कि चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां पर आपको कैपिटल Q इक्वल्स टू टोटल चार्ज है सिस्टम पर। तो अगर हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो Q कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q1, Q2, Q3 और Qn क्या है, यहाँ पर इंडिविजुअल चार्जेस है सिस्टम के अंदर। तो टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 प्लस Qn। यही एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस शो करना चाहती है कि ये एल्जेब्रिक सम को शो करेगा, वेक्टर सम को शो नहीं करेगा। न्यू प्रॉपर्टी पे आते हैं स्टूडेंट्स, इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस प्रॉपर्टी में आपको एक पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट्स, वो ये कि अगर आप कोई भी दो बॉडीज कंसीडर करते हो, दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है, दोनों पे ही सेम चार्ज है, बट एक बॉडी रेस्ट में है और दूसरी बॉडी मोशन पे, तो अगर पहली वाली बॉडी पर जितना चार्ज होगा नेट चार्ज, उतना ही नेट चार्ज दूसरी बॉडी पे होगा। इसका मतलब बॉडी के चार्ज के ऊपर, बॉडी का जो नेट चार्ज है उसके ऊपर स्पीड और वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मींस स्पीड और वेलोसिटी पे जो टोटल चार्ज है, नेट चार्ज है सिस्टम का, वो इंडिपेंडेंट होता है। यही इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको शो करना चाहती है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब एक नोट पॉइंट आपको शो किया गया है स्लाइड में, उसमें क्वार्क मॉडल के बारे में बताया गया है। उसमें क्वार्क मॉडल बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मॉडल दो मेन साइंटिस्टों ने दिया है। उनमें से एक का नाम है जेलमैन और दूसरे का नाम है ज्विक। इन्होंने ये कहा था कि जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो सभी कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को जेलमैन और ज्विक ने क्वार्क नाम दिया है। क्वार्क मॉडल जब नहीं आया था उससे पहले ये माना जाता था कि नेचर में जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है चार्ज की वो E होती है, लेकिन जैसे ही क्वार्क मॉडल आया तो उसके बाद से ये माना जाने लगा जो लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू है चार्ज की वो E/3 होती है। बट क्वार्क के बारे में अभी तक भी कोई एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं लगा है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि जो लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू है चार्ज की वो E/3 नहीं है, क्योंकि अभी भी चार्ज जो होता है, जो क्वार्क के बारे में अभी भी डिस्कवरी जारी है, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया। बट लोएस्ट पॉसिबल जो वैल्यू है चार्ज की वो अभी तक भी E ही मानी जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस मीन्स जो सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं और उनके बीच में जो लगने वाली रिपल्सिव फोर्स होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बोलते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस मीन्स अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस अट्रैक्शन फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल शो किया है पिक्चरली फॉर्म में स्टूडेंट स्लाइड्स में, उसे देखिएगा। यहाँ पर आपको एक बॉयज के हेयर शो किए गए जिसे ब्लू कलर से मार्क कर रखा है यहाँ पर फिगर में। तो जो बॉयज के हेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है और एक बैलून है रेड कलर का जिसके अंदर गैस फिल्ड है और वो बैलून नेगेटिवली चार्ज है। तो जैसे ही वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि जो अनलाइक चार्जेस है इन दोनों बॉडीज के ऊपर, बॉयज के हेयर के ऊपर और बैलून के ऊपर, वो एक दूसरे को क्या शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। इसी तरीके से इस पिक्चर में आपको दो ब्लू बैलून्स दिखाई दे रहे होंगे। इन दोनों ब्लू बैलून्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दोनों ही सेम चार्ज है और मैंने जैसा कि आपको बताया है सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इन दोनों में क्या लगेगा, बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। और यहां पर एक पॉइंट और शेयर किया गया है कि बॉयज ने एक शॉक के थ्रू, एक सॉकेट है जिसे उसने पकड़ा हुआ है जिसके कारण उसे शॉक लगता है,
तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो शॉक जैसे हमारी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं वहां पर चार्जेस रेस्ट फॉर्म में नहीं होते हैं, उस टाइम पे चार्जेस मोशन फॉर्म में होते हैं, तो चार्जेस के मोशन के कारण वो इफेक्ट देखने को मिलता है। एक पॉइंट यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, जो लाइटनिंग फिनोमिना है वो ऑब्जर्व होता है स्टैटिक चार्जेस के कारण जब चार्जेस रेस्ट स्टेट में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है वो जब चार्जेस मोशन में होते हैं उसके कारण ऑब्जर्व होता है। अब स्टूडेंट्स न्यू टॉपिक की ओर मूव कर जाते हैं। न्यू टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप सीखेंगे किस तरीके से कोई भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का जो प्रोसेस होता है इसे इलेक्ट्रिफिकेशन बोला जाता है। और इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए 3 मेथड सजेस्ट किए गए हैं। उनमें से पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड थर्ड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहां से क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट न्यूमेरिकल में भी, और आपको बोला जा सकता है कि आप चार्ज कीजिए किसी भी अनचार्ज बॉडी को या तो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। तो इसे थोड़ा सा फोकस होकर सुनिएगा स्टूडेंट। और यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो मैं आपको बता दूं, फ्रिक्शन फोर्स 2 सॉलिड सर्फेसिस के बीच में भी ऑब्जर्व हो सकती है। जब 2 सॉलिड सर्फेसिस को आप रब करेंगे, सॉलिड और लिक्विड के बीच में भी हो सकती है। तो यहां पर हम सॉलिड सर्फेसिस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो जब हम 2 सॉलिड बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो उनका जो कॉन्टेक्ट सरफेस होता है वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगती है। उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। तो जब आप 2 न्यूट्रल और अनचार्ज बॉडीज को रब करते हैं तो यही वो फ्रिक्शन फोर्स होती है जो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होती है चार्ज ट्रांसफर के लिए, क्योंकि ये जो फोर्स होती है ये एनर्जी जनरेट करती है और यही एनर्जी वर्क डन करता है उन इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर। यहां पे जो वर्क डन किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए, इसके कारण एक बॉडीज नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, एक बॉडीज पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जो 2 बॉडीज आप रब करते हो वो अपोजिटिवली चार्ज होगी, सेम चार्ज नहीं होगी। मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, कभी आपने सोचा है कि 2 पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है? ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने अभी बताया था कि लाइक चार्जेस बॉडीज रिपल ही करती है। ऐसा तब हो सकता है जब 2 बॉडीज पॉजिटिवली चार्ज हो या दोनों की दोनों नेगेटिवली चार्ज हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है तब जब एक बॉडी का साइज काफी बड़ा हो, काफी लार्ज हो, और दूसरी बॉडी का साइज काफी स्मॉल है। तो जब लार्ज बॉडी का साइज है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा और जो स्मॉल बॉडी है उसके ऊपर जो नियरेस्ट फेस होगा, जो बड़ी बॉडी ने जो फोर्स लगाया था छोटी बॉडी पर, उसके जो नियरेस्ट फेस है उस पर एक चार्ज इंड्यूस्ड होगा, वो होगा नेगेटिव चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे वो नेगेटिव चार्ज कहां से आया? तो वो नेगेटिव चार्ज कहीं और से नहीं आया है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव उस बॉडी में पहले से ही थे, बट जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाई बड़ी बॉडी ने, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण उस बॉडी के जो अंदर जो छोटी वाली बॉडी थी उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज थे वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे, जिसके कारण जो नियरेस्ट फेस थे वो नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो गया, जिसके कारण वो बॉडी जो रिपल करनी चाहिए थी सेम चार्ज बॉडी, वो अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती थी। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर जाते हैं। आपको एक एग्जांपल शो किया गया है ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ का। हमने ग्लास रोड ली, उसे हमने रब करा सिल्क क्लॉथ पर, तो हमने देखा ग्लास रोड कैसा हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क क्लॉथ कैसा हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। इसी को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट मेथड पे मूव कर जाते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी हम एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करेंगे, बट चार्ज करते हुए एक बात को ध्यान रखना है हमें कि हमें दोनों बॉडी के बीच में कॉन्टेक्ट बनाना है। इस न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं किसकी हेल्प से? एक चार्ज बॉडी की हेल्प से। उस न्यूट्रल बॉडी को हमें कॉन्टेक्ट में लाना है, टच करवाना है, किसके साथ? चार्ज बॉडी के साथ। याद रखिएगा टच जरूर करवाना है, कंडक्शन के थ्रू अगर आप चार्ज करें तो टचिंग प्रोसेस जरूर होना है। तो जैसे ही हम टच कराएंगे तो दोनों बॉडी, जो न्यूट्रल बॉडी थी और जो हमने चार्ज बॉडी थी, दोनों बॉडी के ऊपर सिमिलर चार्ज देखने को मिलेंगे। अपोजिटिवली चार्ज का कंसेप्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। वो कहां देखने को मिलता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। यहां पर आपको एक एग्जांपल शो किया गया है।
जिसमें एक सिलेंड्रिकल रॉड ली रखी है और एक स्फीयर लिया हुआ है। जैसे ही हम दोनों ऑब्जेक्ट को टच कराएंगे तो सेकंड फिगर में आप देखेंगे, सेकंड स्टेप में हमने दोनों को टच कराया। जैसे ही हम एक दूसरे को टच कराएंगे तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज आएगा और जो सिलेंड्रिकल रॉड आपने लिया वो लेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, बट जो स्फीयर लिया है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा कि दोनों बॉडी यहां पर सिमिलर चार्ज होती है जैसे ही एक दूसरे को साथ आप टच कराते हैं। लेकिन जो टचिंग ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जो कि हमने स्फीयर हो सकते हैं, दोनों स्फीयर्स हो सकते हैं, रॉड और स्फीयर हो सकते हैं। स्फीयर आइडेंटिकल होने के बावजूद भी हमें फोकस किस पे देना है? रेडियस पर। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वो चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे तो दोनों स्फीयर पे कितना चार्ज आया इस चीज को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक फॉर्मूले की हेल्प से। फॉर्मूला है Q1 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 से। इससे हमें चार्ज पता चल जाएगा फर्स्ट स्फीयर पे कितना आया। और नेक्स्ट फॉर्मूले Q2 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 से हमें नेक्स्ट स्फीयर, दूसरे स्फीयर पे कितना चार्ज आया ये पता चल जाएगा। अब हम यहां से एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको कि चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड में चार्ज टेम्परेरी नहीं रहता है। इसका मतलब जिस न्यूट्रल बॉडी को आपने चार्ज कराया था एक चार्ज बॉडी के साथ टच करा के, उस न्यूट्रल बॉडी पे जो चार्ज रहेगा वो परमानेंट रहेगा, वो टेम्परेरी नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, यही मेन डिफरेंस है जो चार्जिंग बाय कंडक्शन को अलग करता है चार्जिंग बाय इंडक्शन से। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। चार्जिंग बाय इंडक्शन को स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन मेथड है चार्जिंग का, जिसमें हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को, जो भी हमें चार्ज करना है चीज, चाहे वो न्यूट्रल बॉडी हो चाहे वो अनचार्ज बॉडी हो, जिसे हमें चार्ज करना है उसे हम टच नहीं कराते हैं, सिर्फ कांटेक्ट में लेके जाते हैं उस बॉडी के जो चार्ज पहले से ही है। तो जैसे ही हम उस बॉडी के कांटेक्ट में लेके जाएंगे जो पहले से ही चार्ज है, अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी को, तो उसका जो नियरेस्ट फेस है उस पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड होगा। किसके कारण? उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो कौन अप्लाई कर रही है? वो चार्ज बॉडी अप्लाई कर रही है। और उसके जो फारदेस्ट फेस है उस पर बिल्कुल वैसा ही चार्ज डेवलप होगा, इंड्यूस होगा जैसा उस बॉडी पे चार्ज है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो नियरेस्ट फेस है उस पे अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके जा रहे हो किसी अनचार्ज बॉडी के पास तो उस पे नियरेस्ट फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अगर आप नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके जा रहे हो तो उसके नियरेस्ट फेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और उसके फारदेस्ट फेस पे बिल्कुल वैसे ही चार्ज इंड्यूस होगा। अगर आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके जा रहे हो तो उसके फारदेस्ट फेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर आप नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके जा रहे हो तो उसके फारदेस्ट फेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस मेथड को चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड बोलते हैं। जो प्रोसेस होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो स्टॉप हो जाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन में, जैसे ही जो नेट फोर्स लग रही होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे मेटल के अंदर वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जैसे ही आप उस चार्ज बॉडी को दूर ले जाएंगे, किससे? उस न्यूट्रल और अनचार्ज बॉडी से, तो जो उस पे चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है वो टेम्परेरी चार्ज है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं इंडक्शन में टेम्परेरी है। तो जैसे ही आप उस चार्ज बॉडी को दूर लेके जाएंगे अनचार्ज और न्यूट्रल बॉडी से, तो वो चार्ज भी वापिस से उसमें चार्ज न्यूट्रल हो जाएगी, वापिस से अनचार्ज हो जाएगी। तो जो स्टेप फॉलो किए जाते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन में वो आपको यहाँ पे शो किए गए फिगर्स में, जैसा कि आपको स्लाइड में शो किया गया है। इसमें हमने दो अनचार्ज स्फीयर लिए ए एंड बी, दोनों के दोनों अनचार्ज कंडक्टर है। इसका मतलब कंडक्टर का मतलब क्यों बोला हमने यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं। तो दोनों को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है। तो इंडक्शन प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जैसे ही हम एक चार्ज बॉडी को इसके नजदीक लेके आएंगे, टच नहीं कराना है, सिर्फ नजदीक लेके जाना है, तो जो ए कंडक्टर है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो बी कंडक्टर का जो फारदेस्ट एंड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं। मैंने अभी बताया था नियरेस्ट फेस पे अपोजिट चार्ज आता है, फारदेस्ट फेस पे बिल्कुल सिमिलर चार्ज डेवलप होता है जिस नेचर की आप बॉडी लेके आ रहे होते हो। तो जैसे ही आप फारदेस्ट फेस को कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड से, तो जो फारदेस्ट फेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो सारा का सारा चार्ज ग्राउंड में चले जाएगा। और जैसे ही आप उस चार्ज बॉडी को हटा लेंगे तो जो चार्ज नियरेस्ट फेस पे इंड्यूस्ड हुआ है कंडक्टर के वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंटायर बॉडी में। तो इसी तरीके से बॉडी क्या बन जाएगी, या तो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी या नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। इसी को चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स
हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को। न्यूमेरिकल से बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिक चार्ज बेस्ड है, चाहे वो क्वांटाइजेशन पे बेस्ड हो, चाहे वो बेसिकली इंडक्शन मेथड पे बेस्ड हो, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। एज्यूम दैट ईच एटम इन अ कॉपर वायर contributes one free electron. Estimate the number of free electrons in 1 milligram of copper. What is the charge possessed by these free electrons? Given atomic weight of copper 63.5 and Avogadro's number 6.02 into 10 की पावर 23। तो स्टूडेंट यहां पर आपको एक हिंट दे दी है कि जो हर एक एटम है कॉपर वायर का वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। इसमें आपको गिवन दे रखा है, आपको सबसे पहले ही कैलकुलेट करना होगा। आपको अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी कि सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं 1 मिलीग्राम कॉपर में। तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ एटम्स हमने कैलकुलेट करे, क्योंकि हमें कॉपर का एटॉमिक वेट दे रखा है 63.5। तो हमने सबसे पहले 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर में कितने एटम्स होते हैं वो कैलकुलेट करे। तो इसमें हमें मोल कंसेप्ट का यूज करा। तो नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं 63.5 ग्राम कॉपर में किसके बराबर होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, जो कि 6.02 into 10^23 दे रखा है। तो यहां से हमने पहले 1 ग्राम में कैलकुलेट किया। तो 1 ग्राम में कितने कितने होंगे, 6.02 into 10^23 डिवाइडेड बाय 63.5। और अगर 1 मिलीग्राम में कैलकुलेट करना है तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें 1 मिलीग्राम ऑफ कॉपर में इक्वल्स टू 6.02 into 10^23 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10^-3 से डिवाइडेड बाय 63.5। 10^-3 से क्यों करा, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करा है। तो हमने मल्टीप्लाई 1 मिलीग्राम की करी थी, लेकिन हमें उसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। जैसे हमने सॉल्व करा तो 6.02 into 10^20, क्योंकि पावर्स को सॉल्व करा तो 23 -3 करोगे तो 10^22 बचेगी डिवाइडेड बाय 63.5। तो कितना आ गया, 0.0948 into 10^20। पावर के हमने एडजस्ट करा है यहाँ पर। तो जैसे हमने एडजस्ट करा तो 9.48 into 10^18 एटम्स आ गए 1 मिलीग्राम कॉपर में। और एक हिंट आपको क्या दे रखी थी स्टार्टिंग में कि एक एटम कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। और कितने एटम आ गए, 9.48 into 10^18। तो 9.48 into 10^18 एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, 9.48 into 10^18 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जब वो 9.48 into 10^18 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कितना चार्ज वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे हमें चार्ज पता है 1.6 into 10^-19। तो 9.48 into 10^18 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 9.48 into 10^18 मल्टीप्लाई बाय 1.6 into 10^-19। टोटल चार्ज कितना आ गया स्टूडेंट्स, Q इक्वल्स टू 1.5168 कूलम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं स्टूडेंट्स। Two identical conducting spheres capital M and capital N having charges -2 microcoulomb and 14 microcoulomb respectively are made to contact each other and then separated. Find charges on each sphere after separation. यहां पर आपको आइडिया हो जाना चाहिए स्टूडेंट, यहां पर हमें एक क्वेश्चन जो दे रखा है वो चार्जिंग मेथड्स पे बेसिस पे दे रखा है। यहां आपको दो कंडक्टिंग स्फीयर है M और N, चार्जेस दे रखे कंडक्टिंग स्फीयर M पे कितना दे रखा, -2 माइक्रोकूलम। चार्जेस दे रखा है कंडक्टिंग स्फीयर N पे 14 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन में ये जानना चाह रहा है आपसे कि जैसे ही हम दोनों बॉडी को एक दूसरे कांटेक्ट में लेके आएंगे और फिर सेपरेट कराएंगे, तो जो हर एक स्फीयर पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा। तो टोटल चार्ज निकालेंगे। सबसे पहले तो हम सिस्टम पे कैसे निकालेंगे, -2 + 14 इक्वल्स टू 12 माइक्रोग्राम, क्योंकि सिस्टम में आप दो बॉडी हो गई, दो स्फीयर हो गए M और N। तो टोटल सिस्टम पे चार्ज कितना हो गया, 12 माइक्रोकूलम। तो जैसे ही दोनों जो स्फीयर्स है वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब होता है हूबहू है, सेम टू सेम है, तो उनमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे एक दूसरे कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे तो जो चार्ज होगा हर एक स्फीयर वो कैसे निकालेंगे, टोटल सिस्टम पे चार्ज 12 है और नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं, 2 है। तो सिंपल एक स्फीयर पे चार्ज कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 2। तो एक स्फीयर पे चार्ज कितना आ गया, 6 माइक्रोकूलम। तो होपफुल स्टूडेंट आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं वो समझ आए होंगे। और आपको अगर अभी भी कोई डाउट
रह जाता है तो आप या तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको जो पीडीएफ नोट्स है वो इस वीडियो लेक्चर के वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, कीप फॉलोइंग